हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। मैं ये सेशन लेकर के आ रहा हूँ उत्तराखंड जुडिशरी मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। साथियों इसमें आज हम बात करेंगे आईपीसी आंसर फ्रेमिंग के बारे में कि किस तरह से आईपीसी के आंसर को आप फ्रेम करेंगे, उसी की आंसर राइटिंग के बारे में मैं लेकर के आया हूँ। मैं सारा हैंड रिटन नोट्स में लेकर के आया हूँ और इसी सभी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। साथ साथ हम ये भी आपको ऑब्जर्व कराएंगे कि किस किस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब पूछा गया था, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। साथियों हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। हमारा एग्जामिनेशन का अब हाल जो भी हो उसको हमें नहीं देखना है, हमें अपने प्रिपरेशन को देखना है। अगर हमारा प्रिपरेशन मजबूत रहेगा तो पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम उस क्वेश्चन का आंसर उसके अकॉर्डिंग टू दे के ही आएंगे। तो साथियों देखिए ये पार्ट फर्स्ट है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। किस चीज़ का? ये आईपीसी का पार्ट फर्स्ट है। ठीक इसी के बाद जैसे ही ये पार्ट फर्स्ट ओवर हो जाएगा, इसी के बाद पार्ट सेकंड का भी वीडियो आपके पास मिलने वाला है। और साथियों आप लोगों को ये सेशन पसंद आए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर चाहते हैं कि उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी मेंस का आंसर राइटिंग करना, तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। साथियों कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख करके बताएं कि हाँ हमें आंसर राइटिंग ज़रूरत है। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग 2 से 3 आंसर राइटिंग लेकर के आऊँगा और आप इस आंसर राइटिंग को प्रिपेयर भी करें। देखिए साथियों बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो भी होगा सब मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स होगा। मैं एक एक चीज़ों को एनालिसिस किया हूँ, उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रखने का भरपूर प्रयास किया गया। कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी ये नहीं है कि मैं जो भी बता रहा हूँ ये आपको सही नहीं बता रहा हूँ। मैं जो भी दूंगा अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बेस्ट ही आपको यहाँ पे देने का प्रयास करूँगा। तो देखिए साथियों मैं उसी क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा टेकल करता हूं जो बार बार आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आप देख लीजिए ये यूपीजे 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पे है। और जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है किंतु विधि की भूल नहीं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि जनरल एक्सेप्शन से हमारे डील करता है। जब हम आईपीसी को खोलते हैं, आईपीसी के चैप्टर नंबर 4 को खोलते हैं, तो जनरल एक्सेप्शन हमको देखने के लिए मिलता है। और कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 के बीच में हमको जनरल एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है। उसी जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। और इसमें जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी पॉसिबल चीज़ों को रखने का कोशिश किया है जहां से आपका मेंस का आंसर राइटिंग हो सके। तो साथियों फिर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है। जो तथ्य का भूल होता है, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, ये एक अच्छा बचाव होता है, किंतु विधि की भूल नहीं। यहाँ पे जो मिस्टेक ऑफ लॉ होता है ये किसी भी प्रकार का अच्छा बचाव नहीं होता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। और ये यूपीजे 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है साथियों तो आपको क्वेश्चन को 1 मिनट तक अपने दिमाग में ऑब्जर्व करना है, इसके रेंज को एनालिसिस करना है। रेंज एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आपको देखना है कि किस रेंज में ये फॉल कर रहा है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है किस सेक्शन से। जैसे मैंने आपको बता दिया सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 के बीच में फॉल कर रहा है। एक आपको आइडिया मिल गया किस एक्ट का है। सबसे पहले आपको ये भी दिमाग लगाना है किस एक्ट का है, ये आईपीसी का है कि सीपीसी का है कि सीआरपीसी का है कि कॉन्स्टिट्यूशन का है कि कॉन्ट्रैक्ट का है। ये भी आप समझ गए क्वेश्चन पढ़ करके कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा आईपीसी का है। तो किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो चैप्टर का भी नाम आपको याद आना चाहिए एट द टाइम। तो ये चैप्टर इस तरह से आप करेंगे तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अगर जब आप आईपीसी का आंसर फ्रेम कर रहे हैं एट द टाइम आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लैटिन मैगजीम अगर याद आता है तो आप डेफिनेटली उस लैटिन मैगजीम को लिखेंगे। अगर केस लॉ कोई याद आता है एट द टाइम तो आप केस लॉ को भी लिखेंगे। क्योंकि हमारे जो जुडिशरी का एग्जामिनेशन होता है उन सभी जुडिशरी के एग्जामिनेशन में इन सभी चीज़ों का डिमांड किया जाता है। उन्हीं सभी चीज़ों को देखा जाता है कि क्या आप वाकई में अपडेटेड हैं कि नहीं। क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आप आंसर उसके अकॉर्डेंस में कुछ दे रहे हैं, केस लॉ कुछ दे नहीं रहे हैं। अगर लीगल मैगजीम उससे रिलेटेड है आप उसको नहीं दे रहे हैं तो आपके आंसर को रचनात्मक आंसर नहीं माना जाएगा, आपके आंसर को अच्छा नहीं माना जाएगा। साथियों सिर्फ मैं हिंदी में ही नहीं कराता हूँ, मैं इंग्लिश में भी कराता हूँ। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली अप्रोच हुआ, अगर आप लोग पॉजिटिवली कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए आंसर राइटिंग इंग्लिश में भी करके लेकर के आऊँगा, सिर्फ हिंदी में ही नहीं कराऊँगा, दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको करा दूंगा। अब आंसर देखिए, आंसर कैसा बन रहा है। कर है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धारा 76 के अंतर्गत फॉल किया जाएगा। ये किसके अंतर्गत सबसे पहले फॉल करेगा? तो साथियों ये हमारा क्वेश्चन ही है
जनरल एक्सेप्शन, और धारा 76 से ही हमारा जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट होता है। तो धारा 76 के अंतर्गत फॉल करेगा यह धारा। इस लैटिन सूत्र, एक लैटिन मैगजीन पे ये डिपेंड है। लैटिन मैगजीन का क्या नाम है? इग्नोरेंसिया। क्या नाम है साथियों? इग्नोरेंसिया फेसिस एक्सक्वाटा, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्वाटा। ये एक लैटिन मैगजीन है, और अगर एट द टाइम आपको लैटिन मैगजीन लर्न रहता है तो आप लिखिएगा, नहीं रहता है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन केस लॉ आपको डेफिनेटली लिखना है। मैं अभी केस लॉ भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से केस लॉ अगर ज़रूरत होते हैं तो वो लिखने होते हैं। कर तथ्य संबंधी भूल क्षम्य होता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी फैक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी भूल होता है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में क्षम्य माना जाता है, किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं है। लेकिन जो विधि की भूल होती है किसी प्रकार से क्षम्य नहीं होती है। इस संबंध पर आधारित है। ये जो हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा था उस क्वेश्चन को हम लोगों ने बस इतना ही में सॉल्व कर दिया। जो क्वेश्चन की डिमांड थी हमने इतना ही में ही पूरा कर दिया। बाकी अब आगे राम कहानी आप अपनी जो भी मन करे वो लिखिए। देखिए जो पूछ रहा था वो लिख दिया। लिखा अतः धारा 76 दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब कैसे कैसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, क्या क्या विभाजित किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करिए। कह रहा है कोई बात अपराध नहीं होता है। सबको पता है, जो भी आईपीसी पढ़ा है, जो भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया उसको पता है कि कोई भी बात अपराध नहीं होता है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत आबद्ध हो। इसके बारे में आप सभी लोगों को पता है। सेकंड कह रहा है कोई बात अपराध नहीं होता है। अगर हम किसी भी बात को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, वो किसी भी प्रकार से ऑफेंस नहीं होता है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो तथ्य की भूल के कारण है, न कि विधि के भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है कि वह उससे करने के लिए आबद्ध है। तो इन दोनों बातों को, दो फैक्टर्स थे, दोनों फैक्टर्स को आपने क्या किया? ऑब्जर्व कर लिया। अब आगे देखिए किस तरह से आप आंसर लिखेंगे। कह रहा है धारा 76 के अनुसार यदि कोई तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण, सद्भावनापूर्वक विश्वास करते हुए कि कोई कार्य करता है। किस प्रकार से साथियों? कि सद्भावनापूर्वक मीन्स की गुड फेथ में। जब हम गुड फेथ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 52 ऑफ इंडियन पेनल कोड, तो धारा 52 में आपको सद्भावना के बारे में भी, गुड फेथ के बारे में भी डिफाइन किया गया। सद्भावना पूर्वक तात्पर्य संहिता की धारा 52 में यथा परिभाषित सद्भावना से है। सद्भावना का अगर हम बात करते हैं तो केयर एंड अटेंशन की बात करता है। अगर हम केयर एंड अटेंशन में, ड्यू केयर एंड अटेंशन में अगर किसी भी प्रकार के कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए बात कर रहा है। आगे कर रहा है आवश्यक तत्व, जो इसके की फैक्टर हैं। अब यहाँ पे आप की फैक्टर्स को लिखेंगे। देखिए की फैक्टर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला की फैक्टर कर रहा है एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है। किसी विधि के द्वारा क्या किया गया? उसको बाउंडेड बाई लॉ किया गया है और यहाँ पे या दिया गया। इसी तरह से आपको भी लिखना है अपने एग्जामिनेशन में, तभी आपको नंबर मिलेगा। या सेकंड कर रहा है ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी की पॉइंट्स हैं और की पॉइंट्स ही हमको नंबर दिलाता है। जो हमारा प्रोफेसर साहब जो हमारे कॉपी चेक करेंगे, जो हमारे जज साहब कॉपी चेक करेंगे, वो कीवर्ड से ही हमारा पकड़ेंगे कि वाकई में जो कीवर्ड की आवश्यकता थी हमारे आंसर को, वो कीवर्ड हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि नहीं। सेकंड कह रहा है कीवर्ड एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य करने के लिए वह विधि द्वारा अपने आप को क्या करता है? अपने आप को आबद्ध समझता है, मतलब समझता है लाइबल, उसको अपने आप को जिम्मेदार समझता है। नेक्स्ट कर रहा है यह विश्वास तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए। किसके कारण होना चाहिए साथियों? तो तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, न कि विधि के भूल के कारण। अर्थात भूल तथ्य से संबंधित होना चाहिए, न कि विधि से। तथ्य की भूल को क्षम्य माना जाता है, विधि के भूल को क्षम्य नहीं माना जाता है। उसी बात को आप क्या कर रहे हैं? आप घुमा फिरा करके लिख रहे हैं कि तथ्य की भूल को हम क्या कर सकते हैं? हम छोड़ सकते हैं, लेकिन विधि के भूल को कभी भी हम माफ़ नहीं कर सकते हैं। आगे लिख रहा है उसने सद्भावनापूर्वक विश्वास किया हो। किसने सद्भावनापूर्वक विश्वास किया हो? अर्थात विश्वास यथा या सद्भावनापूर्वक होना चाहिए। जो भी विश्वास किया गया होगा वो गुड फेथ में सद्भावनापूर्वक, सद्भावना रूप से क्या किया होगा? विश्वास किया गया होगा। आगे दे रहा है यदि उपरोक्त शर्त पूर्ण हो जाती है, जो भी शर्तें यहाँ पे बताई जा रही है, अगर पूरे शर्तों को फुलफिल कर लिया जाता है तो किसी भी अपराध के अभियोजन से प्रतिरक्षा हेतु इसे सफलतापूर्वक अभिवचित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसे अभिवचित किया जा सकता है। अगर कोई दृष्टांत आपको समझ में आता है, कोई इलस्ट्रेशन समझ में आता है, एट द टाइम आपको याद रहता है, तो आप इलस्ट्रेशन को भी क्या करेंगे? अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करेंगे। इलस्ट्रेशन में करें विधि के समादेश के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक को भीड़ पर गोली चलाता है। कौन ने कोई अपराध नहीं किया? कौन ने इसलिए कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वो किसका आर्डर फॉलो कर रहा है? अपने सीनियर्स का आर्डर फॉलो कर रहा है, और सीनियर्स का आर्डर फॉलो कर सकता है, इसीलिए उसने किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे ऑफेंस नहीं कमिट किया है। ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें इलस्ट्रेशन जब हम देखते हैं तो इलस्ट्रेशन से हमको ये बातें पता चलती है। अब धारा 76 पर महत्वपूर्ण वाद कौन कौन सा है साथियों? जब हम अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो ये सारी बातें हमको लिखनी भी पड़ती हैं कि
कि धारा 76 से रिलेटेड कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, किस बात को हम लिखेंगे जो जिससे कि हमको क्या मिलेगा, अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आर बनाम प्रिंस का एक इंपॉर्टेंट मामला है जो कि हमारे सेक्शन नंबर 76 ऑफ इंडियन पिनल कोड से डील करता है। कह रहा है व्यापरण का बाद तथ्य यह था कि अभियुक्त ने 16 वर्ष से कम आयु की अविवाहिता लड़की को उसके पिता के कब्जे से उसकी इच्छा के विरुद्ध हटाया था। क्या किया था, एक प्रिंस नामक लड़का था, उसने क्या किया था, एक लड़की को क्या किया था, उसके 16 वर्ष से कम आयु की लड़की को उसने क्या किया था, उसके पिता के इच्छा के विरुद्ध उसको क्या कर दिया था, हटा दिया था, मीन्स की गायब कर दिया था। न्यायालय ने अभियुक्त को इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि उसे पता नहीं था कि लड़की की उम्र 16 वर्ष से अधिक है। लड़की देखने में लग रही थी कि हाँ वो 18 वर्ष की है, 16 वर्ष की है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि लड़की जो है वो 16 वर्ष से कम की है। किसको नहीं पता था, जो प्रिंस नामक लड़का था, प्रिंस नामक लड़के को ये बात नहीं पता थी कि जिस लड़की को मैं उठा रहा हूँ, जिस लड़की को मैं गायब कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कितने साल की है, ये 16 वर्ष से कम है। लड़के को लग रहा था कि 18 वर्ष की हो गई है या 19 वर्ष की हो गई, क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट जो लड़की की थी वो उसी तरह से दिख रही थी कि वो 16 वर्ष से 18 वर्ष से क्या है, ऊपर है, लेकिन इसको नहीं पता था। यहाँ पे क्या कर रहा था, ये विधि की गलती कर रहा था। अतः उसे इस दोषी के लिए विधि विरुद्ध अपराध अधिनियम 1875 की धारा 55 के अंतर्गत अपहरण के दोषी माना गया और दुरासे न होने पर भी दंडित किया गया। लड़के का प्रिंस नामक लड़के का जो यहाँ पे प्रिंस नामक लड़का है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के उसके मन में दुरासे नहीं था, लेकिन उसने फैक्ट की नहीं, उसने लॉ का मिस्टेक किया था, उसीलिए उसको क्या किया गया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब ये एक्ट लागू होता तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया था, पेनलाइज भी किया गया था। तो ये केस था, इस केस को भी आपको लिखना है। आगे कह रहा है विधि द्वारा आबद्ध, अगर बाउंडेड बाय लॉ है, कोई भी व्यक्ति अगर लॉ के जरिए बाउंडेड है तो वो क्या करेगा, जहाँ कोई व्यक्ति विधिता आबद्ध होने के कारण विधि के अनुसार कार्य करते हुए कोई बात करता है, वहाँ पर वह बात अपराध नहीं गठित करेगा। अगर विधिता जानते हुए कर रहा, बाउंडेड बाय लॉ है, जैसे कि हमारे ऑफिसर ने कहा कि तुम भीड़ पर क्या करो, गोली चलाओ, वो क्या है साहब, वो इस समय बाउंडेड बाय लॉ है। अगर बाउंडेड बाय लॉ कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर उसका लॉ बाउंड है, उसका अगर सीनियर्स कह रहा है कि नहीं तुम्हें गोली चलाना ही चलाना है, तो वो क्या है, वो बाउंडेड बाय लॉ है, एट द टाइम वो गोली चलाएगा ही, वो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अपराध का गठन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगर केस लॉ की हम बात करते हैं साथियों, तो रेक्स बनाम लिवेट्स का एक मामला आता है और ये भी मामला हमारे इंडियन पिनल कोड के लिए इंपॉर्टेंट है जब हम इसकी बात करते हैं। कह रहा है कि बाद में अभियुक्त ने अपने घर में विचित्र आवाज़ सुनने पर जोर से चोर की जगह आगंतुक को जो नौकर के बुलाने पर आया था, एक व्यक्ति था, उसको लगा कि किसी की आवाज़ सुना, उसने लगा कि ये चोर आ गया है, लेकिन वो क्या था, वो जो आया आदमी था वो नौकर का क्या था, एक आगंतुक था, एक मेहमान था, को नौकर के बुलावे पर आया था जिसे मार डाला। उसे मानव वध की संज्ञा नहीं दी गई क्योंकि उसका कृत्य बिना आशय के था। यहाँ पे आशय, उसका इंटेंशन थोड़े नहीं था। हम कभी भी आईपीसी को जब पढ़ते हैं तो साथियों आईपीसी को पढ़ने में हम दो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक मेंस रिया को ऑब्जर्व करते हैं और एक एक्ट्रेस रिया को ऑब्जर्व करते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों का मिलन होता है तब हमारा क्या निकलता है, तब हमारा ऑफेंस बनता है और वही ऑफेंस हमको क्या दे देता है, हमको रिजल्ट यहाँ पर दे देता है। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे उसको किसी भी प्रकार का इस प्रकार का इंटेंशन नहीं था कि मुझे उसको क्या करना है, उसको मारना ही है। तो ये यहाँ पे आपने ये भी देख लिया। चिरंजीव बनाम राज्य का एक मामला आया था। इस चिरंजीव बनाम राज्य के मामले में क्या कह रहा है, विनम्र ड्यूलेशन के क्षणों में किए गए कार्य धारा 76 के अंतर्गत कथित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो एक क्वेश्चन की डिजायर थी। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके अंतर्गत चित्त विकृतता से मतलब क्या होता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करते हैं। जब हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करते हैं साथियों तो हम क्यों बार बार मैकनॉटन के रूल को भूल जाएंगे और क्यों सेक्शन नंबर 84 ऑफ इंडियन पेनल कोड को हम भूल जाएंगे। उसी से हमारा ये भी डील करता है और ये भी हमारा कहाँ फॉल करता है, चैप्टर नंबर 4 में फॉल करता है इंडियन पेनल कोड के, और कहाँ पे सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 के बीच में भी ये भी फॉल करता है। और इसका अगर स्पेसिफिकली अगर इसके सेक्शंस की बात की जाए तो इसका स्पेसिफिकली जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 84 बात कर रहा है, वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में कर रहा है। और यहाँ से डेफिनेटली अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का बचाव भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार होता है जो कि यूपीजे 2007 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। साथियों यहाँ पर देखिए आप अपने आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे। मेरा बार बार कहना आपसे ये है कि जब कभी भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को आप ध्यान से 1 मिनट पढ़िए कि किस रेंज में फॉल कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक फॉल कर रहा है। जब आप ध्यान से 2 मिनट सोचेंगे तो आपको सारी बातें आपके दिमाग में समझ में आ जाएंगी कि हाँ क्या क्या हमको बातें, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है। यही एक आर्ट होता है अपने आंसर को फ्रेम करने का, बाकी कोई आर्ट नहीं होता है। कर
विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य धारा 84 के अंतर्गत आता है। ये तो आपको बात लिखना ही लिखना है कि चैप्टर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, रेंज भी लिख सकते हैं कि धारा 76 से लेकर के 106 के बीच में हमारे जनरल एक्सेप्शन को डिफाइन किया गया है। मीन्स कि अध्याय 5 के अंतर्गत हमारा अध्याय 4 के अंतर्गत आईपीसी के अध्याय 4 के अंतर्गत हमको जनरल एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है। और जनरल एक्सेप्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है, तो जनरल एक्सेप्शन धारा 76 से लेकर के धारा 106 के बीच डिफाइन करता है। उसी के बीच में एक हमको सेक्शन मिलता है जिसको कि हम लोग सेक्शन नंबर 84 के नाम से जानते हैं। और उसी के अंतर्गत हमको क्या देखने के लिए मिलता है, उसी के अंतर्गत हमको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का एक सेक्शन देखने के लिए मिलता है। कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति को दंडिक दायित्वों से पूर्व उन्मुक्ति प्रदान करता है। यहाँ पे क्या करता है, अगर पागल व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसको क्या करता है, उसको पूर्ण रूप से यहाँ पे एब्सोल्यूट उसको छूट दिला देता है। धारा 84 का लाभ लेने के लिए अभियुक्त को यह सिद्ध करना होगा कि परिवादित कृत्य करते समय वह पागलपन के कारण कृत्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो गया था। यही बातें आपके लिए सबसे रेलिवेंट थी और सबसे ज़्यादा चीज़ें थी। मीन्स की कहने का मतलब है, अगर आपको सेक्शन नंबर 84 का फ़ायदा लेना है, सेक्शन नंबर 84 क्या कहता है, जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत फाल करता है। और साथियों जनरल एक्सेप्शंस हमारा वो है जो कि हमको बचाने का कार्य करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हमें सेक्शन नंबर 84 का फ़ायदा लेना है तो उस व्यक्ति को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जब आपने ये ऑफेंस इस टाइप का किया तो आपको ये नहीं पता था कि आप नॉलेजेबल आदमी हैं। आपको कोर्ट ऑफ लॉ में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ आप वाकई में पागल थे। कह रहा है कृत्य पर पागलपन के कारण कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो गया था और वो जान नहीं पाया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ कि मैं किसी का रेप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहा है था कि वह जो कृत्य कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि विरुद्ध है। उस व्यक्ति को, वो पागल है, उस पागल व्यक्ति को क्या पता है कि क्या मैं विधि विरुद्ध कर रहा हूँ। उसको कपड़ा दे दो तो पहनेगा, कपड़ा नहीं दे तो नहीं पहनेगा, वो वैसे ही नेकेड घूम सकता है। क्यों घूम सकता है, क्योंकि भाई वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंतर्गत है, वो पागल व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति को आप बिना कपड़े का आप घुमा सकते हैं मार्केट में, बिल्कुल नहीं घुमा सकते हैं, लेकिन एक पागल व्यक्ति घूम सकता है क्योंकि भाई उसका मेंटल कॉग्नेंट जो है वो वर्क ही नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं है कि कपड़ा क्या होता है, किसी को मारना क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, विधि विरुद्ध क्या होता है, दोषपूर्ण क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो परे होता है, वो इस चीज़ को नहीं जानता है। तो यहाँ तक जो भी था आपके की पॉइंट आपने लिख दिए हैं। साथियों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर हमसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है धारा 84 के आवश्यक तत्व। अब धारा 84 के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। कभी भी जब हम आंसर फ्रेमिंग करते हैं तो हमको क्या लिखना होता है, हमको कीवर्ड भी लिखना होता है और वही कीवर्ड की हम बात करते हैं। कह रहे परिवादित कृत्य चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया हो, मीन्स कि जो भी एक्ट किया गया होगा, जो भी ऑफेंस यहाँ पे कमिट किया गया होगा, किसके द्वारा किया गया होगा, एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले व्यक्ति मीन्स कि पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया होगा। सेकेंड कह रहा है ऐसे चित्त विकृत उस समय अस्तित्व में होना चाहिए जिस पर परिवादित कृत्य किया गया होगा, मीन्स कि इस प्रकार की उसके पास विकृति होनी चाहिए जिस प्रकार का वो ऑफेंस किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है चित्त विकृति ऐसी होनी चाहिए जो अभियुक्त को यह जानने में असमर्थ कर दे कि कृत्य की प्रकृति क्या है। यह जानने में असमर्थ कर देता है भाई कि हमको पता ही नहीं था कि कौन सा ऑफेंस मैं कमिट कर रहा हूँ या उसके द्वारा किया गया कृत्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। उसको ये पता ही नहीं कि जो मैं ऑफेंस यहाँ पे कमिट कर रहा हूँ ये क्या है, ये पनिशेबल भाई है और ये कोर्ट ऑफ लॉ में क्या किया जाएगा, आपको इसके अकॉर्डिंग पेनलाइज भी कर दिया जा सकता है। कह रहे आगे धारा 84 के अंतर्गत 4 प्रकार के व्यक्तियों को विकृत चित्र माना गया है। विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे इनकी क्वालिटी बताइए कि किस किस प्रकार के होते हैं साथियों। यहाँ पे कह रहा है चित्त विकृति व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य। अब अगर किसी भी कोई भी पागल व्यक्ति है तो उसके द्वारा किस प्रकार का कृत्य किया जा सकता है और कितने प्रकार के पागल हो सकते हैं उसके बारे में उसकी क्वालिटी को यहाँ पे देखिए। कह रहा है मानसिक रूप से अस्त व्यस्त व्यक्तियों को या मानसिक असमानता से ग्रस्त व्यक्तियों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन सा 4 वर्ग है साथियों। अब इस 4 वर्ग में सबसे तो पहले हम इडियट की बात करते हैं जिसको हम लोग हिंदी में जड़ कहते हैं पूरा जड़ मूर्खे है क्या एकदम से, उसी को इडियट कहते हैं। तो और सेकंड करा शारीरिक रुग्णता जनित मानसिक असामान्यता बाई इलनेस। अगर किसी भी प्रकार का उसके दिमाग में कोई इलनेस भर गया है या किसी भी प्रकार का इलनेस की वजह से वो क्या हो गया, वो लुनेटिक हो गया है, वो पागल हो गया, इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है पागल व्यक्ति की लुनेटिक और मैड पर्सन कहा जाता है, पगलेटे हो क्या एकदम या एकदम पगलाई गए हो क्या, उस पर्सन की बात कर रहा है। और नेक्स्ट कर रहा है नशे के कारण मानसिक असमानता से ग्रसित बाई ड्रंकननेस। अगर शराब के नशे में भी
बहुत ज़्यादा उसने वॉलेंटरली क्या किया है, पी लिया है, या इनवॉलेंटरली उसको क्या कर दिया गया, ज़बरदस्ती उसको शराब पी करके उसको क्या कर दिया गया, पागल कर दिया गया। अगर उस व्यक्ति के द्वारा भी किसी भी प्रकार के, अगर इन लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस किया जा रहा है, अगर ये प्रूफ कर देते हैं एट द टाइम कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये ऑफेंस मेरे द्वारा नहीं किया गया, मीन्स कि मेरे द्वारा किया गया, लेकिन मैं इस एक्ट को करते समय मैं समझ नहीं पाया था कि ये कौन सा ऑफेंस हो रहा है, तो यहाँ पे इनको जनरल एक्सेप्शंस का क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इनको जनरल एक्सेप्शंस का छूट मिल जाएगा। आगे देखिए साथियों, कह रहा है कि कृत्य की प्रकृति जानने में असमर्थ। सबसे तो पहले जो हमने कृत्य किया, जो हमने ऑफेंस किया, सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग हम जानने में असमर्थ थे कि मैं कर क्या रहा हूँ। किसी का मैं गला काट दे रहा हूँ, गला काटने के बाद उसका बाल पकड़ के मैं रोड पे घूम रहा हूँ, उसके गले को काट करके ले करके, हम समझ में नहीं पा रहे हैं कि मैंने गला काटा है कि मैंने आम लकड़ी तोड़ा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बचा सकता हूँ। तो इसी के बारे में हमको यही बचाव यहाँ पर देता है। आगे कह रहा है, धारा 84 का लाभ प्राप्त करने के लिए बचाव पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि चित्त विकृतता के कारण वो सामर्थ्य खो चुका था। मीन्स कि इतना पागल हो गया था, वो इतना पागल है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि ये गला है कि यहाँ पे लकड़ी है, किंतु अन्य कारणों से उत्पन्न असमर्थता पर्याप्त न होगी। लेकिन अन्य किसी भी कारण से अगर असमर्थता वहाँ पे दिखाई जाएगी तो वो यहाँ पे पर्याप्त नहीं होगी। नेक्स्ट करा, असमर्थता निम्नलिखित में से कोई एक हो सकती है। कौन सी हो सकती है? पहला करा, कृत्य की प्रकृति समझने में असमर्थ, या सेकंड करा, यह जानने की असमर्थता कि उसके द्वारा किया गया कृत्य सदोष है या विधि के प्रतिकूल है। ये भी बात यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट करा, इससे रिलेटेड अब वाद देखिए। अब मैं जिस वाद का नाम सबसे पहले लिया था मैकनाटन रूल के बारे में, और यही मैकनाटन रूल हमको यहाँ पे समझाता है। और जब सेक्शन नंबर 84 से हमारे पास क्वेश्चन आएगा, अगर इस को हम नहीं लिखेंगे, इस केस लॉ को नहीं लिखेंगे, तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि इसने मैकनाटन के बारे में नहीं पढ़ा है। और मैकनाटन हमको लिखना और समझना जरूरी है। मैकनाटन का वाद 1843 का है। कह रहा है, विकृत चित्त पर एक महत्वपूर्ण वाद है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात तो ये है कि जो हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 84 की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट वाद है। जिस वाद का निर्णय हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो ये लंदन में किया गया था। और किसके द्वारा? हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। इस वाद के लिए 15 न्यायाधीश की एक बेंच गठित की गई थी। आप सोच कर देखिए कि 15 न्यायाधीशों के द्वारा एक बेंच का गठन किया गया था। आपके पास बहुत बड़ा केस है जिसका नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसके पास भी सिर्फ और सिर्फ 13 जजेस का बेंच बैठा था। लेकिन ये एक मामला था जिसके अंतर्गत कितने जजेस बैठे थे? तो 15 जजेस बैठे थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश टिंडल महोदय थे। आगे कह रहा है, इस प्रकरण में मैकनाटन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील के व्यक्तिगत सचिव ड्रमंड की हत्या का आरोप था। उसे यह विभ्र हो गया था, मीन्स कि डिल्यूजन में आ गया था कि वह उसे रॉबर्ट पील ही उसके दुर्भाग्य भूलवश कारण थे। मीन्स कि वो समझ रहा था कि जो रॉबर्ट पील है वो उसको क्या करेगा, उसके दुर्भाग्य का कारण है। इसी दुर्भाग्य के कारण, इसी डिल्यूजन में आकर के ड्रमंड को सर रॉबर्ट पील समझते हुए मैकनाटन ने उस पर हत्या कर दिया था, और उसका क्या कर दिया था? यहाँ पे हत्या कर दिया था। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। 15 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। अब कौन कौन से यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको दिए गए थे? इसी को मैकनाटन का रूल कहा जाता है। और जब आप इस केस लॉ को लिखेंगे तो इस मैकनाटन को रूल को भी लिखना आवश्यक होता है। लिख रहा है, चित्त विकृत विभ्र से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्षम्य होगा। अगर किसी भी लुनेटिक पर्सन के द्वारा, किसी भी इडियट पर्सन के द्वारा, किसी भी मैड पर्सन के द्वारा अगर इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है तो वो क्या होगा? वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। आगे कह रहा है क्षम्य हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अभियुक्त को यह सिद्ध करना होगा कि आपराधिक कृत्य करते समय वह मानसिक रुग्णत जनित तार्किक दोष से ग्रस्त था और कृत्य की प्रकृति समझने में क्या था? असमर्थ था। नेक्स्ट कह रहा है, यदि अभियुक्त इतना चेतनशील था कि वह यह जानता था कि उसे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए तो वो दंडनीय है। तो उसको यहाँ पे क्या किया? उसको यहाँ पे किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस को यहाँ पे फुल एनालिसिस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं साथियों। यहाँ पे कह रहा है, मतत्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए साथियों? तो मतत्ता पे। और ये यूपी एपीओ 2011 का आपका क्वेश्चन है। कह रहा है, कब नशे एवं विकृत चित्त के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिलती है? निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। इसके साथ साथ इसके रेफरेंस में आपको केस लॉ भी लिखना है और उसी केस लॉ के अकॉर्डिंग सारी बातें आपको बताना है। तो साथियों, जब भी मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं तब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन पे आप 2 मिनट दीजिए। क्वेश्चन पे जब आप 2 मिनट देंगे तो क्वेश्चन आपका पूरा आंसर निकाल करके छोड़ देता है। क्वेश्चन में ही आपका पूरा आंसर छिपा होता है। जो एक पॉइंट क्वेश्चन कर रहा है वही एक पॉइंट आप अपने आंसर में डालते जाइए। और लॉ के लिए तो और भी बेहतर होता है कि आपको इसके रेफरेंस में 2 केस लॉ भी आप डाल सकते हैं। इसके रेफरेंस में आप इलस्ट्रेशन भी डाल सकते हैं। इसके रेफरेंस में आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। आपके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जो आप करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं अपने आंसर के साथ।
कह रहा है धारा 85 के अंतर्गत मतत्ता को परिभाषित किया गया। किसको परिभाषित किया गया साथियों? तो मतत्ता को परिभाषित किया गया और इसी के अंतर्गत उस व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति भी प्रदान किया गया। किस व्यक्ति को? धारा 85 के अंतर्गत मतत्ता ड्रंकनेस को परिभाषित किया गया और इसी के साथ साथ धारा 86 भी आता है। दोनों धाराओं को हमको देखने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या जानकारी के बिना धोखे से या षड्यंत्र द्वारा नशा करने के लिए विवश किया गया और नशे के प्रभाव में वह अपने कृत्य की प्रकृति अथवा गुण दोष को समझने में असमर्थ हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इस यहाँ पे मतत्ता के अंतर्गत मानेंगे। अगर मान लीजिए धारा 85 कहता है कि धारा 85 के अंतर्गत क्या किया गया, आपको धोखे से पिला दिया गया, कोई शराब ऐसा पिला दिया, कहा गया कि अरे कोल्ड ड्रिंक है और आपने पी लिया और आप क्या हो गए? आप नशे में हो गए और एट द टाइम आपके द्वारा किसी भी प्रकार का ऑफेंस किया जाएगा तो वो ऑफेंस आपका नहीं होगा, वो ऑफेंस किसका होगा? वो ऑफेंस नशे में किया गया ऑफेंस माना जाएगा। ये क्या कर रहा है? परंतु यदि मद्यपान या नशा स्वेच्छा से किया गया है तो नशे की हालत में किया गया अपराध क्षम्य नहीं होंगे। अगर कोई ज़बरदस्ती आपको पिला दिया है या कोई ऐसा झूठ बोल करके आपको नशा में कर दिया गया है जो कि धारा 85 के अंतर्गत फाल कर रहा है, उसमें आपको क्या किया जाएगा? उसमें आपको क्षम्य किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप धारा 86 के अंतर्गत पहुंचेंगे और आप अपने स्वेच्छा से क्या करेंगे? मदिरा पान करेंगे और उस टाइम आप स्वेच्छा से मदिरा पान करते हैं और उस टाइम आप क्या करते हैं? किसी के साथ अगर कोई भी ऑफेंस कमिट कर देते हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होगा? क्षम्य नहीं होगा। आगे देखिए कह रहा है सर्वप्रथम कॉमन लॉ में मतत्ता के आधार पर कोई भी छूट नहीं प्रदान की जाती थी, वरन मतत्ता को एक ऐसी परिस्थिति माना जाता था जो अपराध का गुणोत्तर बना देता था। रेंजर बनाम फोगस्टा का एक मामला आया था। इस मामले को देखिए साथियों, इसमें क्या कर रहा है के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि मतत्ता के प्रभाव के अंतर्गत किए गए मानव वध के लिए मृत्यु दंड की सजा स्वीकार की गई है। अगर मतत्ता के अंतर्गत किया गया है मीन्स कि अगर आप ड्रंकनेस के अवस्था में आपने किया है तो आपको क्या की जाएगी? मृत्यु दंड की सजा भी स्वीकार किया जाएगा। आर बनाम लिपमैन का एक केस आता है और ये भी केस लॉ हमारे आईपीसी के लिए बहुत ही रेलिवेंट केस लॉ है साथियों। कह रहा है आर बनाम लिपमैन में के मामले में न्यायालय ने कहा कि दवा का सेवन इच्छा से या अनिच्छा से किया जाए, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। अवैध कार्य करने के दौरान हुई मृत्यु पर आधारित मानव वध की सजा के लिए किसी विशिष्ट आशय की आवश्यकता नहीं होती है और अवैध कार्य के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है। जब अवैध कार्य के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है तो मानव वध की सजा के लिए किसी विशिष्ट आशय को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इस प्रकार से हो जाती है तो किसी भी प्रकार के विशिष्ट आशय को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर केस लॉ की हम बात करते हैं साथियों तो इसको कहते हैं डीपीपी वर्सेस वियर्ड। क्या कहते हैं? डीपीपी वर्सेस बियर्ड के नाम से इस केस को हम लोग जानते हैं। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम बियर्ड्स का ये मामला था और ये मामला आप लिखेंगे और आपको ये लिखना जरूरी होगा क्योंकि ये इस पर इंपॉर्टेंट मामला आ जाता है। लिख रहा है कि 13 वर्ष की लड़की का बलात्कार का प्रयास करते हुए अभियुक्त बियर्ड ने अपना हाथ लड़की के मुंह पर रख दिया तथा दूसरा हाथ अंगूठा से गले को दबा दिया ताकि लड़की शोर ना मचा सके, क्योंकि उसका मेंटल कॉग्निजेंट उस समय काम कर रहा था। अगर गला दबा देंगे तो लड़की क्या करेगी? चिल्लाएगी नहीं। इस प्रयास में अनजाने में ही उससे लड़की का वध हो गया। किससे? जो ये बियर्ड नामक आदमी था उसे। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ने उसे मानव वध का दोषी पाया किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसे मृत्यु दंड से क्या किया? दंडित किया। इसलिए दंडित किया क्योंकि तुम जान रहे थे कि हाँ वो चिल्लाएगी, 4 लोग आएंगे, हमको बल भर कूटेंगे। तो तुम्हारे पास एट द टाइम नॉलेज था, तुम भले ही शराब के नशे में थे लेकिन तुमको नॉलेज था, इसलिए तुमको क्या किया जाएगा? तुमको यहाँ पे सजा दिया जाएगा। तो ये साथियों था फर्स्ट पार्ट में जो भी आंसर था, मैंने आंसर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। मैं अपने हैंड रिटन से पूरा आंसर लेकर के आया हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे रखने का भरपूर प्रयास किया है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर आप मेंस एग्जामिनेशन देने जाएँ और आपका प्रिपरेशन अच्छे से ना हो। साथियों इसके बाद आपका जो भी सिलेबस हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, मैंने इससे पहले एक सिलेबस का भी वीडियो बना दिया है कि कौन सा सिलेबस आपके मेन एग्जामिनेशन में आने वाला है। अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है, आप इसके प्रिपरेशन में जुट जाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसका प्रिपरेशन करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप हमारे दिए हुए नंबर पे भी हमको कॉल कर सकते हैं, आप फ्री हैं। साथ ही साथ हमको टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप ही लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ वो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। साथियों मेरा मानना ये है कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ख़ास करके लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथियों जो भी आपको जिस सब्जेक्ट पर आपको आंसर राइटिंग चाहिए वो आंसर राइटिंग के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलें, मैं उसका आंसर राइटिंग
पॉसिबल हो तो मैं फ्रेम करूँगा और आपके लिए लेकर के आऊँगा। एस्से का रहा सवाल, एस्से आप बोलिए, एस्से मैं फ्रेम करके लाऊँगा। हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप कहेंगे, सारी चीज़ों को मैं कराने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। बस आप लोग इसको ध्यान से करिए और साथ साथ अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।